हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली जो स्थानीय स्वशासन है और आपकी ये वीपीओ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन होते हैं तो देखिए वहाँ पर ग्रामीण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और पंचायती राज प्रणाली तो हर एक एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी आने वाले एग्जामिनेशन है वीपीओ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट हो गया, एजीटीए होगा और जो भी आगे एग्जामिनेशन लगे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। लेकिन वीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने कैसी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रणाली है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। यह व्यवस्था ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी को है जो कि सशक्त बनाता है। और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर देखिए ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाता है। इसके बाद जो 74वां संविधान संशोधन होता है वो भी ध्यान दीजिएगा, वो आपका नगर पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। यानी वो शहरी पंचायतों को देखता है। भारत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, इसमें देखिए सभा और समिति का जो है उल्लेख मिलता है। सभा जो थी वो देखिए आमजन लोगों की एक जगह होती थी, जैसे वर्तमान में आप लोग देखते हैं लोकसभा। और इसके अलावा समिति की बात करें तो ये राज्यसभा की तरह काम करती थी। इसमें बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, ये लोग जो हैं जो कि यहाँ पर क्या समिति में बैठते थे। राज्य में पहली बार यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत प्रदेश में 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार दे दिया। यानी अभी तक क्या था, गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती पंचायती राज व्यवस्था को प्रमोट करना तो नहीं करती थी, लेकिन 1992 में जब ये एक्ट बन गया तो इसके बाद देखिए 24 अप्रैल 1993 में जब यूपी में भी ये लागू हो गया तो यहाँ पर देखिए कंपलसरी था राज्य सरकारों के लिए कि नियमित रूप से चुनाव कराएं, नियमित रूप से वित्त आवंटन में ध्यान दें और विकास परियोजनाओं में भी ग्रामीण का खासा ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन जब हो जाता है तो इसके बाद प्रदेश सरकार करती क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 है जो कि पारित करती है। और ये लागू कब से होता है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये, 22 अप्रैल 1994, ना कि 24 अप्रैल, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें निम्नलिखित व्यवस्था जो कि सुनिश्चित की गई तो पंचायतों का गठन और संरचना है, देखिए आर्टिकल 243 का सी में है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो ये आर्टिकल 243 के डी में है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। पंचायतों को कर्तव्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व तो ये 243 जी में है। पंचायत का निश्चित कार्यकाल तो ये 243 ई में है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन तो ये 243 के में है। राज्य वित्त आयोग का गठन की बात करें तो आर्टिकल 243 आई में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। संविधान संविधान एवं राज्य के पंचायती राज अधिनियम में किए गए जो भी प्रावधान है तो प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 को अधिसूचना के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। 22 अप्रैल को देखिए क्या हुआ, 22 अप्रैल को आपका क्या कहते हैं, 22 अप्रैल 1994 को ये जो 1994 का जो संशोधित अधिनियम था ये लागू होता है। और 23 अप्रैल अगले ही दिन 1994 को अधिसूचना जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी जाती है। भारत का जो संविधान है इसमें आर्टिकल 40 के तहत है जहां पर राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए है आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश है जो कि दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय भी गठित किए जाते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। अब देखिए जिला पंचायत की बात करें तो प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो शीर्ष पर आता है वो जिला पंचायत होता है। और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जो होता है ये क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, यानी 18+ जो जिनका निर्वाचन नामावली में नाम होता है, ठीक है। जिला पंचायत को जो जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव जो होता है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कहने का मतलब है जो भी देखिए जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो डायरेक्ट न चुनकर इनडायरेक्टली इन्हीं सदस्यों के द्वारा है जो कि चुन लिया जाता है। आपने ही बीच से देख सकते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां हैं जो कि बनाती है, कौन कौन सी, प्रशासनिक समिति, नियोजन समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति, ठीक। इसके बाद देखिए क्षेत्र पंचायत की बात करें, इसे हम ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सदस्य जो होते हैं यानी मेंबर को चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है, लेकिन
जो आपके अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, आपस में ही वो कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधान होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, इनका जो अध्यक्ष होता है वो डायरेक्टली जनता के द्वारा है जो कि चुना जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में इनडायरेक्टली अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में डायरेक्टली जो है चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पंचायतों में मतदाता बनने के लिए यानी वोटर बनने के लिए यदि आप वोट डालना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 18 ईयर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत की देखिए बैठक जो है प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए और 2 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। किसी भी ग्राम पंचायत की जो प्रथम बैठक होती है वो जो है ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है, और जब ये पहली बैठक होती है तो इसी दिन से 5 साल चुना जाता है, ठीक है। उस डेट से लेकर अगले 5 साल तक जो है ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। ये बात आपकी देखिए यूपी के परिप्रेक्ष्य में गलत है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 2 बार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 बार ही होता है बैठक का, एक रबी की फसल कटने के बाद और एक आपकी खरीफ की फसल कटने के बाद। नगरीय स्थानीय सुशासन की बात करें तो देखिए नगरीय स्वायत्त शासन जो है ये एक्ट आता है 1916 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में देखिए नगर निकाय 3 प्रकार के माने, जैसे बताया, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक। 1992 में जब केंद्र के द्वारा 74वां संविधान संशोधन लाया गया तो इसके तहत भाग 9 का जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक है, जहां पर नगर निकाय प्रणाली से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये भी देखिए सेंट्रल में जब 74वां संविधान संशोधन किया गया तो राज्य सरकार के द्वारा अपने ही जो कानून था उसी में संशोधन कर दिया गया, नया अधिनियम नहीं लाया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के तहत ये जो कि कानून बना दिया जाता है यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है। नगर निगम की बात करें, देखिए नगर निगम में एक मेयर, एक उप मेयर और 3 प्रकार के सभासद है जो कि होते हैं। और जो मेयर का निर्वाचन होता है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा है जो कि चुना जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद धारण की तिथि से 5 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये चीज आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कोई अभी अभी मेयर बनता है, आप जो है 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और 2 वर्ष बाद यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि वह पारित नहीं होता है तो फिर उस स्थिति से पुनः 2 वर्षों तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा चेक कर लीजिए क्योंकि ये शायद यहाँ पर 1 साल है यूपी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत और पदेन, ठीक है। निर्वाचित सदस्य जो है प्रत्येक वार्ड में से एक एक चुने जाते हैं और जिनके लिए यह आवश्यक होता है कि उनका निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। सभासद बनने के लिए न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और नगर निगम में निर्वाचित जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, इनकी देखिए संख्या मिनिमम 60 होनी चाहिए। 60 से कम और 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 60 और अधिकतम जो है 110 है जो कि होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो इसकी रचना देखिए एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार की समितियां होती हैं। और नगर परिषद की बात करें तो इसमें देखिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 है जो कि होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर देखिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 होती है कम से कम और अधिकतम 24 हो सकती है। यहाँ पर भी देखिए एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अब देखिए राज्य वित्त आयोग की बात करें तो देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था, देखिए यहाँ पर धनजी का महत्वपूर्ण है। प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 में है जो कि गठित होता है और इसका उल्लेख की बात करें तो 243 I में है जो कि उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और राज्य वित्त आयोग को गठन करने का काम किसका होता है तो राज्यपाल का होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, यहाँ पे देखिए राज्य वित्त आयोग में देखिए पहले आपके श्री भालचंद्र शुक्ल थे और वर्तमान में जो पंचम राज्य वित्त आयोग चल रहा है तो इसके अध्यक्ष कौन है, श्री आनंद मिश्र जी हैं, ठीक है। दूसरे का अंत तो TN धर करके थे, ठीक है। और पहले, दूसरे और पांचवें याद कर लीजिएगा, इतने ही महत्वपूर्ण है। बाकी और भी आपको याद करना हो तो वो भी हम करा देंगे बाद में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 243 ता से या तक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की शक्ति जो है राज्यपाल को है जो कि दी गई है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। राज्य निर्वाचन आयोग को जो है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के सभी प्रकार के इलेक्शन है जो कि कराने होते हैं और इसके अलावा निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति भी इन्हीं को दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है मनोज कुमार जी हैं वर्तमान में, ठीक है। 7 शायद क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग बन चुके हैं, ये 7वें हैं जहाँ तक। उत्तर प्रदेश के
देखिए न्यायपालिका की बात करें तो इनकी देखिए इलाहाबाद में क्या कहते हैं मुख्य पीठ है, और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ इनकी कहाँ है, न्यायपालिका की उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की, तो ये लखनऊ में है। ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में होती है, और ये स्थापना कहाँ होती है, तो आगरा में की जाती है। इसके बाद 1869 में क्या होता है, इसे इलाहाबाद है जो कि स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय की यदि बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा है जो कि की जाती है। जिले स्तर के सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण है जो कि रहता है। ठीक है। देखिए उच्च न्यायालय आते हैं, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में देखिए जिला न्यायालय आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद देखिए सीनियर डिवीजन का जो सीनियर डिवीजन सिविल जज होता है, इसके बाद देखिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जो आप लोग सामान्यतः तहसीलों वगैरह में देखते हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं। ठीक है। इसको देखिए विशिष्ट न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय भी है जो कि फैमिली कोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलती है। ठीक है। लोक अदालत की बात करें तो देखिए राज्य सरकार द्वारा 1987 में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है जो कि पारित किया गया था। इसके तहत देखिए समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है जो कि सुनिश्चित किया गया था। ठीक है। पब्लिक कोर्ट्स, लोक अदालत किसी भी न्यायालय में लंबित मामले या अन्य विवाद को जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं गए हैं तो उन्हें जो है सौहार्दपूर्ण रूप से निर्णय करने के लिए जो कि बनाया गया था। तो ये जैसे आप लोग देखते हैं गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है तो कोई होते हैं सीनियर सिटीजन होते हैं, वो आपस में ही उसी मोहल्ले में बैठक कर लेते हैं कि यार आराम से प्रेम से बातों को सुलझा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे ही चीज़ों को लोक अदालतें हैं जो कि कहते हैं। लोक अदालत की स्थापना का विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा है जो कि आया था, और पीएन भगवती ही जी हैं जो कि पीआईएल को भी लाए थे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है। देखिए लोकायुक्त की बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उत्तर प्रदेश उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम के तहत 14 सितंबर 1977 को राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन बनते हैं, तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जी हैं जो कि बनते हैं। ठीक है। वर्तमान की बात करें तो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यकाल की बात करें तो 8 वर्ष का, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इस पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जो कि जिनकी नियुक्ति की जाती है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और ये कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त और स्वतंत्र है। लेकिन भाई साहब ये नाम की चीजें हैं, आज तक इनको अपना ऑफिस तक ऑफिशियली नहीं मिला है। ये इनके हाथ शक्तियां तो बहुत सारी दी हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की बात करें तो देखिए पहले कौन थे, विशंभर दयाल जी थे 1977 से लेकर 1982 तक। ठीक है। अब देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, देखिए जितने भी ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ना, इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मिलान करने के क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो केंद्र में था 1993 में, इसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब कर दिया जाता है, तो 4 अप्रैल 1996 को कर दिया जाता है। और इसका जो औपचारिक रूप में गठन किया जाता है यानी रियल में, तो ये 2002 में किया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष एपी मिश्रा जी थे, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण है। राज्य सूचना आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट आपका 2005 में जो आता है, इसी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग को 14 सितंबर 2005 को है जो कि बना दिया जाता है। ठीक है। और राज्य प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो एम ए खान थे, और इनकी नियुक्ति 22 मार्च 2006 को हुई थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, श्री भावेश कुमार सिंह थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी कर ले वही आपको उनका कार्यकाल होता है। ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना। कारगर कारागार प्रशासन एवं सुधार की बात करें तो देखिए केंद्रीय कारागार कहाँ कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा बरेली में है, आगरा में है, फतेहगढ़ में है, नैनी प्रयागराज में है, वाराणसी में है। चीज ध्यान दीजिएगा। इनके स्थापना यार उतने महत्वपूर्ण है, बस ये ध्यान दीजिएगा वर्तमान में राज्य में जो है 5 केंद्रीय कारागार हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था कहाँ है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा लखनऊ में है। ठीक है।
इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के, देखिए प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, मैंने आपको पीछे अभी बताया ही से। देश की एक प्रथम महिला थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो देखिए 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक, लगभग एक साल चलता है। प्रथम विधानसभा का गठन कब होता है, तो 8 मार्च 1952 को। राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायमूर्ति कौन थे, ध्यान दीजिएगा, ओल्टर मॉर्गन थे मुख्य न्यायाधीश 1866 से 1871 तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायमूर्ति हैं, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी थे 1946-47 में। राज्य के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल जी थे 1977 से 82। मुख्य सचिव कौन थे, देखिए राज्य के, तो श्री भोलानाथ झा थे 1947 से 1949। राज्य के प्रथम निर्वाचन अधिकारी की बात करें, प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जेके टंडन थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1950 से 1957 तक। उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त, यह अपना त्यागपत्र रिजाइन किसे देता है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, तो 1950 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों में विलंबित कर सकते हैं, 14 दिन तक, काफी सिंपल है। जो खाप पंचायत व्यवस्था है, ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा प्रचलित है। तो कौन सा समुदाय है जो कि ये खाप पंचायत व्यवस्था जो है चलाता है, तो जाट समुदाय है, ठीक है, आपको पता ही होना ये है। और जाट हरियाणा के काफी ज्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो ध्यान दीजिएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन कैसे होता है, तो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा है, जो कि महापौर का निर्वाचन होता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कहाँ, कानपुर में, ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे छोड़ सकते हैं आप, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कई जगह हैं। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय पर सुनवाई नहीं करता है, तो देखिए वैवाहिक मामलों पर है जो कि सुनवाई करता है। वैवाहिक मामलों के अलावा अ, मामलों पर ये सुनवाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, तो एक तो आपको मैंने बताया था पहले, सुचेता कृपलानी जी थी, और दूसरी मायावती जी थी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा, कासगंज है। भारत में किस राज्य को लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश है। लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अतुल गुप्ता जी थे, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पांचवें के तो आनंद मिश्रा जी थे, हैं शायद वर्तमान में चल रहे हैं जो। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो कार्यकाल है 8 वर्ष है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो राजभाषा 1989 में। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल ये दो सदन किस वर्ष में है, जो कि अस्तित्व में आ गए थे, तो 1937 में है, जो कि आ गए थे, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, तो ये ध्यान दीजिएगा, फुरमास जी फिरोज शाह मोदी जी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी जी। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पद कभी किसने ग्रहण नहीं किया है, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछ से आया था, तो ये ध्यान दीजिएगा, न्यायमूर्ति वो क्या कहते हैं, श्री चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, जो कि राज्यपाल का पद कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती आप इतने गवर्नर बनाए गए हैं भाई साहब, नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, अगर फंस गए तो फंस गए, नहीं कोई बात नहीं, उनमें टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं होती है। ये भी देखिए, राम नाईक आपको पता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं, पुराना क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो उर्दू है और हिंदी है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल जी थे 1977 से 1982 तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1976, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सामयिक घटनाएं हैं, इन्हें हम अगली वीडियो में जो कि कवर कर लेंगे। तो यहाँ से भी देखिए इंपॉर्टेंट जो भी नीतियां हैं यूपी की, तो उन्हें हम देखें।